Hello friends, how are you? I am already well, just like you. आज हम लोग एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया था, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बारे में बात किया था, बॉन्ड फिजन के बारे में बात किया था और रीएजेंट का क्या मेन रोल होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रिकैप करने के बाद लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना, रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, रिएक्टेंट में मैंने बताया रिएक्टेंट का दो पार्ट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। जब ये रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, तो ये सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करता है। और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उस नए बॉन्ड के फॉर्मेशन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इतना चीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानना है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आखिर रिएजेंट सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करता है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब जाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब जानिए, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व होता होगा, है ना? एनर्जी इन्वॉल्व होता होगा। चलिए इसे समझते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं, जब A2 अगर B2 से रिएक्ट करता है तो हम जानते हैं AB का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन ये AB का फॉर्मेशन करता कैसे है? हम जानते हैं यहाँ पर A और A के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, B और B के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक, अब सोचिए, जब तक ये दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तब तक क्या A और B के बीच में बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। A और B के बीच बॉन्ड बनाने के लिए A और A एंड B और B के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तब तक क्या होगा? A और B के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करना होगा? हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, A के बीच के बॉन्ड को, और B के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा तब क्या होगा? एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन A एंड B के बीच। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये जो A और A एंड B और B के बीच जो ओल्ड बॉन्ड है, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है और फिर A और B के बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी से बनने वाले सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन अब सोचिए, यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक करता है, वीक होते जाता है, जबकि ये बॉन्ड जो होता है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाता है। और लास्टली क्या होता है? A और B एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, जबकि A और A के बीच लगा हुआ बॉन्ड और B और B के बीच लगा हुआ बॉन्ड पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, मतलब ब्रेक कर जाता है। ठीक, अब सोचिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ एनर्जी देना पड़ता है। ठीक, जो एनर्जी हम यहाँ पर कुछ एनर्जी देते हैं, मतलब क्या हो गया कि यानी वी हैव टू गिव एनर्जी टू द सिस्टम। जिस सिस्टम में ये रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन सिस्टम में हमें क्या करना है? जब तक एनर्जी नहीं देंगे तब तक क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा।
ठीक है, मतलब वी हैव टू गिव एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड इन द सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जब ये एनर्जी हम दे रहे हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मतलब ए और बी एनर्जी को क्या करता होगा, एब्जॉर्ब करता होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता होगा, है ना, यानी बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बॉन्ड कैन बी ब्रोकन, बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज इवॉल्व्ड आउट, एनर्जी इज इवॉल्व्ड आउट, यानी यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है जबकि यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी इवॉल्व होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसको क्लासिफाई जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हेंस वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए हम ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी इवॉल्व कर रहा है। ठीक, अब सोचिए इस केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, इवोल्यूशन भी हो रहा है, तो हम अब किस केस में इसे एंडोथर्मिक कहेंगे या फिर एक्सोथर्मिक कहेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, इवोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब एक्सोथर्मिक किसे कहेंगे, एंडोथर्मिक किसे कहेंगे, ध्यान देते। देखिए तो जब कह रहे हैं यहाँ पर जब एब्जॉर्ब होने वाला एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी अगर ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उसका अमाउंट अगर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन द एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, तब उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसका मतलब है कि रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है और इवॉल्व भी होता है, लेकिन जब एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स सेड टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस केस में इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन द एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हाँ, तो यानी इसका मतलब है कि अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये एंडोथर्मिक, अगर इस रिएक्शन में इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और देखें। तो अभी मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बिंग और इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन इज टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक इट इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स एक्सो एंड थर्म। Similarly, endothermic is also made up of the two words endo and therm. Exo that means to release. Therm का मतलब heat और energy. Endo that means to absorb. Therm का मतलब heat और energy. ठीक है. Similarly, we can say that type of reaction in which energy is released out, energy is evolved out, बाहर की ओर निकलता है, along with the formation of product, that is called the exothermic reaction.
यानी वैसा केमिकल प्रोसेस which occur with the evolution of energy along with the formation of product, that is called exothermic reaction. और वैसा रिएक्शन in which energy is absorbed along with the formation of product, that is called endothermic reaction. इसे हम endothermic reaction का नाम देते हैं। अभी मैंने बताया कि किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है, इवॉल्व भी होता है, लेकिन जब एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा इसको कहेंगे एंडोथर्मिक, जब इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ध्यान कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर कि एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी बाहर निकल रहा है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद कुछ एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, चलो अभी मैंने बताया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, और जब सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गिव एनर्जी। तो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी मान लेते हैं 100% है। इस 100% एनर्जी में से सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम दिए वो एनर्जी कितना है 100%। इस 100% एनर्जी में से 80% एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म बॉन्ड। कहा जा रहा है यहाँ पर कि 80% एनर्जी यूज हो जाता है ना प्रोडक्ट के फॉर्मेशन। ठीक है, ओनली 20% एनर्जी इज गिवन आउट, केवल 20% एनर्जी क्या हो रहा है बाहर की ओर निकल रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 100% एनर्जी जो दिया गया उस 100% एनर्जी में से 80% एनर्जी क्या हो गया एब्जॉर्ब हो गया, केवल 20% एनर्जी गिवन आउट हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इन दिस रिएक्शन एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर as compared to the evolving amount of energy, so we can say this condition indicates endothermic reaction। यानी ये जो कंडीशन है वो endothermic reaction को इंडिकेट करता होगा। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर टोटल एनर्जी सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर 100% एनर्जी दिया गया और इस 100% एनर्जी में only 20% energy is absorbed and 80% energy is given out, और यहाँ पर 80% एनर्जी गिवन आउट हो रहा है, मतलब कि केवल 20% एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है टू ब्रेक द बॉन्ड एंड देन 80% ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड आउट। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में ओनली 20% एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो और 80% एनर्जी इवॉल्व हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेरी लेस, इसका अमाउंट बहुत ही कम हो एज कंपेयर टू द इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी रिएक्शन में एब्जॉर्बिंग भी होता है एनर्जी और इवॉल्विंग भी होता है एनर्जी। ठीक है, लेकिन जब एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा तब उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा तब उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चल अब थोड़ा सा इसे समझने के लिए हम ग्राफ का भी यूज कर रहे हैं।
चलिए ग्राफ से समझते हैं कि आखिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस रिएक्शन को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक, चलिए देखिए अब ग्राफ के लिए हमें क्या करना है। देखिए हम अभी बताएं कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सोचिए जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ, और मतलब क्या हुआ, ये रिएक्टेंट निश्चित रूप से एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होगा तभी ये स्टेबल कंपाउंड में चेंज करना चाह रहा होगा। ठीक है, चेंज करना चाहता होगा। ठीक है, यानी अनस्टेबल कंपाउंड वांट्स टू कन्वर्ट इनटू ए स्टेबल वन। ठीक है, तो सोचिए ये जो रिएक्टेंट होगा ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल से ये स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक, अब जब ये अनस्टेबल होगा तो इसके पास एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, और इसके पास एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए केमिस्ट्री लैंग्वेज में अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर द स्टेबिलिटी लेस द एनर्जी, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा, एनर्जी ज्यादा है स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, यानी अगर सोचिए हमारा जो बॉडी काम करता है वो भी एनर्जी से ही काम करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा एनर्जी होता है उतना ज़्यादा हम वर्क कर पाते हैं, जितना कम एनर्जी होता है उतना ही कम हम वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लिया कोई व्यक्ति अगर 4 दिन से भूखा हो तो वो पूरी तरह से क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी वो उठ नहीं पाएगा, यानी पूरी तरह से स्टेबल। और अगर मान लिया कि 4 दिन के बदला अगर 8 दिन अगर भोजन नहीं दिया जाए वो पूरी तरह से स्टेबल। मतलब आप समझ रहे हैं स्टेबल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सोचिए अगर जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी, और जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा अनस्टेबल। ठीक है, तो यानी अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो मतलब ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल से ये क्या है, स्टेबल में चेंज होना चाह रहा है। ठीक है, अब जब ये अनस्टेबल है तो इसके पास क्या होगा, मोर एनर्जी होगा, इसके पास मोर एनर्जी होगा, इसके पास क्या होगा, लेस एनर्जी होगा। ठीक है, ये स्टेबल ज्यादा है मतलब लेस एनर्जी, अगर ये अनस्टेबल रहता तो मोर एनर्जी, अगर ये स्टेबल रहता तो लेस एनर्जी। ठीक है, इतना समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ जो है ये एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट के अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक, ध्यान दीजिएगा चलिए देखिए आप थोड़ा सा ये दिया हुआ है रिएक्टेंट के अमाउंट का एनर्जी। ठीक है, यानी रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम दिए वो एनर्जी ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब एनर्जी जैसे ही दिए तो हम जानते हैं क्या करता है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका एनर्जी देखिए, इसका एनर्जी क्या हो रहा है, ये एनर्जी आ रहा है यहाँ, ये प्रोडक्ट का एनर्जी इसको हम ईपी लिख देते हैं, ये हो गया रिएक्टेंट का एनर्जी, इसको हम ईआर से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ
प्रोडक्ट। ठीक, अब सोचिए अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए तो यहाँ पर रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट के एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर यानी इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी जो रिएक्टेंट का एनर्जी जो है वो क्या है, यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट की एनर्जी से। यहाँ देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी, अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट के एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, यानी यहाँ पर दो कंडीशन बनता है। ठीक, अब जब यहाँ पर प्रोडक्ट बनने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये इंडोथर्मिक को इंडिकेट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ प्रोडक्ट बनने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, मतलब ये जो होगा एक्सोथर्मिक को इंडिकेट कर रहा होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा। ठीक है, याद रखिए, अगर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि जब इसका एनर्जी इतना कम है, प्रोडक्ट बनने में कम एनर्जी यहाँ लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कम एनर्जी जब लग रहा है ना, तो ये ग्राफ जो है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कांटेक्ट हो जाना चाहिए, फिर ये ऊपर जाने का क्या मतलब था। ठीक है, एनर्जी पहले ऊपर जाता है फिर जो है प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये ऊपर क्यों किया, ये ग्राफ जो इंडिकेट कर रहा है ये एनर्जी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया, नीचे क्यों रहा है। जब हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनाना था तो हम ग्राफ को यहाँ से ही हम कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन कांटेक्ट हम क्या कि ऊपर से लाए फिर जाकर नीचे लाए, इतना लंबा रास्ता तय किए, क्यों किए, है ना, ध्यान दीजिए। तो कहा है कि रिएक्टेंट हम जानते हैं कि एनर्जी देना क्यों पड़ता है, रिएक्टेंट के सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करने के, है ना, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी हम उतना एनर्जी देंगे जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अब रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी है, तो रिएक्टेंट के एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अगर हम देंगे तभी तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। रिएक्टेंट के पास एनर्जी है ER से जब तक एनर्जी ज़्यादा नहीं देंगे तो ब्रेक कैसे करेगा। इसी कारण जो दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा देते हैं, तब ये बॉन्ड ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद तब क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यानी यहाँ तक आने में इसका मतलब हो गया कि यहाँ एनर्जी और यहाँ एनर्जी दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एनर्जी बाहर निकल रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है ये एक्सोथर्मिक को इंडिकेट करता है, जबकि ये इंडोथर्मिक को इंडिकेट करता है। यहाँ भी देखिए एनर्जी का डायग्राम ऊपर से आ रहा है, हाँ, क्यों, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी हम रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा देंगे, और तब जाकर क्या होता है, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है वो इंडोथर्मिक को इंडिकेट करता है, जबकि ये एक्सोथर्मिक को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या सपोज कर लीजिए यहाँ पर कि हमें क्या करना है, A प्लस B जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट AB बनाता है। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर हमें क्या करना है, A के बॉन्ड और B, इन दोनों के बॉन्ड को, चलिए इसको मान लेते हैं A2 और B2, इजी समझने के लिए। ठीक, तो अभी हम बताए थे कि A और A के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना और B और B के बॉन्ड को ब्रेक करना है, तब जाके AB के बीच बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब सोचिए जब AB के बीच बॉन्ड बनाना है हमको, तो A और A के बीच बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, B और B के बीच बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। अब ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। ठीक है, अब इस एनर्जी की हेल्प से ये क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है और नया बॉन्ड फॉर्म करता है, तब जाके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी है ना, AB बॉन्ड और AB बॉन्ड, तब जाके क्या बनता है, 2AB बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सोचिए, तो यहाँ तो एनर्जी हम दे रहे हैं, सिस्टम में एनर्जी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो जब एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है, तब जाके बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि जब रिएक्टेंट साइड हम प्लस एनर्जी का यूज करें,
देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट प्लस एनर्जी, तो रिएक्टेंट साइड अगर हम प्लस एनर्जी का यूज करें, ठीक है, तो ये रिएक्शन, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड प्लस हीट और एनर्जी का यूज किया हुआ हो, तो वो रिएक्शन जो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर। अब सोचिए कि अगर कह रहा है यहाँ पर कि अगर इस रिएक्शन में एनर्जी हम दिए, ठीक है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, तो रिएक्टेंट साइड अगर हम प्लस हीट या प्लस एनर्जी का यूज कर रहे हो, तब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, और लेकिन अगर यहाँ पर अगर कह रहा है यहाँ एनर्जी, ये हम ब्रेक कर रहे हैं जब बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, अब इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी का अमाउंट जो है, अगर इसके अमाउंट से अगर कम हो जाए, मतलब क्या कहना है हमको कि अगर रिएक्टेंट साइड अगर एनर्जी दे रहे हैं, रिएक्टेंट साइड अगर प्लस हीट दे रहे हैं, तो वो एंडोथर्मिक, अगर प्रोडक्ट साइड अगर एनर्जी दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इतना ही याद रखना है कि अगर हम रिएक्टेंट साइड प्लस हीट का यूज करते हैं, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हम प्रोडक्ट साइड प्लस हीट का यूज करते हैं, तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं? ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक। ठीक है, चलिए अब इसे समझने का एक और तरीका ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब सपोज कर लीजिए कि ये रिएक्शन जो है इस कंटेनर में हो रहा है। ठीक है, इस कंटेनर को हम क्या मान लेते हैं, सिस्टम। इस कंटेनर को हम क्या मान लेते हैं, सिस्टम। ठीक, और इसके चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर होगा, इसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स। इसे क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स। इसे कहते हैं सिस्टम, जिसमें रिएक्शन हो रहा है, सिस्टम। इसे हम क्या कह रहे हैं, सराउंडिंग्स। ठीक, चलिए, इसमें रिएक्टेंट हुआ, यानी रिएक्शन ऑकर इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना, ये भी सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट बना, ये आपका क्या है, ये भी सराउंडिंग्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोडक्ट के लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब कह रहा है जब हम इसमें एनर्जी दे रहे हैं, इस सिस्टम में जब एनर्जी देंगे, ठीक है, इस सिस्टम में एनर्जी जब हम देंगे रिएक्शन कराने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, जब एनर्जी इस सिस्टम में देंगे, तो एक बात बताइए, इस सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा या घट जाएगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। एनर्जी हम एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, सिस्टम में दे रहे हैं, बाहरी रूप से सिस्टम में एनर्जी दे रहे हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब जब यहाँ पर हम बॉन्ड एनर्जी देंगे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो अंदर का एनर्जी यानी सिस्टम के अंदर का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन बाहर का जो सराउंडिंग का जो एनर्जी होगा, यानी बाहर से एनर्जी अंदर आ रहा है, मतलब बाहर का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना, कि वैसा रिएक्शन इन विच सराउंडिंग सिस्टम का एनर्जी, करेक्ट, वैसा रिएक्शन जिसमें इन विच सिस्टम का एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाए, इट इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वैसा रिएक्शन जिसमें सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता हो और सराउंडिंग का एनर्जी घट जाए। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा, सराउंडिंग का एनर्जी घट जाएगा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सो में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है। जब एनर्जी बाहर निकलेगा तो सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रहा है, मतलब सिस्टम का एनर्जी घट रहा है। जब सिस्टम का एनर्जी घट जाएगा तो सराउंडिंग का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि वैसा रिएक्शन जिसमें सिस्टम का एनर्जी कम हो जाए, घट जाए, डिक्रीज कर जाए,
लेकिन सराउंडिंग एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब सोचिए, तो अभी हम बताएं कि ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है, यानी बाहर निकलने वाला एनर्जी का अमाउंट जो होगा एब्जॉर्ब होने वाले अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज़्यादा होगा, ठीक है। इंडोथर्मिक में क्या होगा कि वैसा एनर्जी जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यानी एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इवॉल्विंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि जिस रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट साइड प्लस हीट का यूज हो रहा हो तो वो एक्सोथर्मिक, और अगर रिएक्टेंट साइड अगर प्लस हीट का यूज हो रहा हो तो वो इंडोथर्मिक, ठीक है। इसे रिकॉग्नाइज करने का सबसे इजी तरीका है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसे, करेक्ट कंबसन रिएक्शन, कंबसन, ऑल टाइप्स ऑफ कंबसन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। जैसे देखिए एग्जांपल, व्हेन CH4 मीथेन is burnt in the presence of oxygen, it gives CO2 plus H2O with the evolution of heat or energy, ठीक है। चूंकि अब कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है, सो वी कैन से दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ CaCO3, एनर्जी इज गिवन हियर, है ना, CaCO3 plus heat and then it will decompose into CaO plus CO2. So we can see it is the example of endothermic reaction. It is the example of exothermic reaction. ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, रेस्पिरेशन भी जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसे है वो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सेफ, थैंक यू।